हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो इंटर स्तरीय एग्जाम है उसका जो है वैकेंसी आ चुका है और उसमें जो नंबर ऑफ सीटों की संख्या है उसमें भी वृद्धि की गई है और अब आपका जो है फॉर्म भी फिलअप होने लगा है। तो ऐसे में आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए ताकि आपको जो है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका कब तक होने की उम्मीद है और इसमें हम लोग दोनों की बात करेंगे, प्री कब तक होगा, मेंस कब तक होगा, फिर आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम कब तक होगा और उसके अलावा हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो कितना होना चाहिए, आयोग जो है कितना टाइपिंग स्पीड मांगता है, वो सारी बातें को यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप अभी से वो कौन सी चीज़ें करते हैं ताकि आपका टाइपिंग जो है आप उसमें आप फाइनल सिलेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा कि बिहार एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी वो आपका 11,098 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया था और टोटल जो पोस्ट थे वो आपका 22 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन अब उसमें क्या है कि अब उसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, पहले जो है आपका इतनी वैकेंसी थी 11,098, अब उसमें जो है बढ़ा दिया गया है और आप देख सकते हैं इन सारे पदों पे जो है वृद्धि की गई है। ठीक है, 6-7 पद ऐसे हैं जो कि आपका बढ़ाया गया है। ठीक, ये 7 पद ऐसे हैं जिसमें कि वृद्धि की गई है। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें आखिर क्या खासियत है, क्या बात है इसमें जो है विशेष है। तो देखो, पहले जो इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें आपका 534 पोस्ट ऐसी है जिसमें आपका कोई भी टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, अर्थात ये आपका टाइपिंग रहित पोस्ट है। कितनी? 534 से अलग से ये पोस्ट आपका ऐड किया गया है, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक है उसका। हालांकि इसमें एक कंडीशन भी है कि आपका जो इंटर है वो आपका क्या मैथ से होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए या स्टैटिक्स होना चाहिए, तब आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो टोटल जो इसमें पोस्ट की आपका संख्या बढ़ा है वो आपका 1100 के आसपास जो है इसकी संख्या बढ़ी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1101 पोस्ट की जो है वृद्धि हुई है और इसके कारण अब टोटल जो पोस्ट है आपका वो बढ़ के 12,199 हो गया है। ठीक है, 12,199 पोस्ट आपका हो गया, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 12,200 के आसपास और उम्मीद है कि इन फ्यूचर जो है इनमें और वृद्धि होने के भी चांसेज है। ठीक है, तो आप अपना तैयारी जो है आप अच्छे से करें, फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। उसके पहले हम लोग जो है फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। देखो, आप अगर इसके होम साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे तो ये लिंक जो है आपका एक्टिवेट हो चुका है। आप जैसे ही इसे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। नई विंडो में जो है आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो आपका 9 नवंबर को जो ये आपका क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट आपका डेट है वो आपका 11 नवंबर रखा गया है, अर्थात जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो 9 नवंबर तक है और जो फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप करने का डेट है वो आपका 11 नवंबर तक है। हालांकि आप इसके पहले जो है फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया अपनी पूरी कर लें। वहीं आप आगे देखते हैं। देखो, जो आप रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जो पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगा गया है उन सारी चीज़ों को आप भर लें। ठीक है, लेकिन इन सारे फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया के पहले जो आपको कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये आपका जो है तृतीय स्नातक स्तरीय का जो अभी हाल में रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है आयोग के द्वारा और उसमें ये बताया है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे लेके आना होता है। ठीक है, तो अगर आप उन चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर रहोगे तो आपको लास्ट टाइम पे जो है वो किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो है मूल अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का, इंटर का होना चाहिए मूल अंक प्रमाण पत्र, मतलब आपका मार्कशीट भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपका अगर कोई टेक्निकल योग्यता है, जैसे कि बहुत सारा में जो है कंप्यूटर अगर मांगा गया है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज, तो आप अपना जो है डीसीए का सर्टिफिकेट वगैरह जो है पहले से आप बना के रखें
हो सकता है इन फ्यूचर आपको जो है डिमांड किया जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और फिर नॉन क्रीमिलियर मांगा जा रहा है, और इन सब का एक डेट दिया गया है कि आपको जो है किस डेट तक की होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक डेट दिया होता है। इसके अलावा आपका जो है परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मांगा जाता है। आप एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करना जो कि आपको अभी से ही ध्यान में रखना है, वो ये कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस टाइम जो है आपका जो प्री का एडमिट कार्ड है और जो मेंस का ये एडमिट कार्ड है वो भी आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, प्री और मेंस का एडमिट कार्ड जो है आपका मांगा जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को जो है आप अभी से ही जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है आप इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को अभी से ही सुरक्षित रखें। ठीक है, ये चीज़ें आप पहले से ध्यान में रखिएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट साइड से जो है वो क्लियर रहिएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में एक बात और बता दें कि आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो आपको फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है, ठीक है, उस डेट तक का जो है आपको बन जाना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि आपकी सभी वांछित प्रमाण प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो आपका जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वो आपका जो है 11 नवंबर है। ठीक है, तो 11 नवंबर आपको फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। तब तक का आपका जो है वो सारी डॉक्यूमेंट, चाहे आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, NCL हो या फिर परमानेंट एड्रेस हो, जो भी चीज़ें बताई गई है आयोग के द्वारा, उन सारी चीज़ों को आप पहले से जो है वो बनवा लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करें। ये चीज़ आपको जो है हेल्प करेगा। और देखो बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन मेन हमारा पर्पस है फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करवाया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिलेबस जो है वो प्री के साथ साथ मेंस का बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो मेन हमारा पर्पस है फाइनल सिलेक्शन। अगर आप प्रारंभ में ही चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि आपको कैसे जो है किस तरीके से आगे बढ़ना है, तभी आप जो है फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो है पहले से उन चीज़ों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। तो देखो जो आपका इंटर स्तरीय एग्जाम है, आपको मालूम है कि उसमें की प्रक्रिया क्या है। पहले आपका प्री होगा, प्री के बाद जो है जब आपका रिजल्ट इसका 5 गुना दिया जाएगा, जो भी आपका नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 5 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे अगर 12,000 पोस्ट है तो 60,000 के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 5 गुना आएगा रिजल्ट। तो उसके बाद फिर आपका क्या मेंस होगा। तो मेंस का जो सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी चाहिए। मेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 पेपर होता है। एक आपका पेपर 1 होता है जो कि आपका हिंदी हो गया, और दूसरा जो पेपर 2 होता है वो आपका सामान्य ज्ञान अर्थात जीके होता है। हिंदी वाले पेपर का क्या है कि वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको उसमें बस 30% नंबर लाने हैं, ये यहाँ पे होता है। तो हम लोग फिलहाल जो है इस पे बात नहीं करके हम लोग पेपर 2 वाले पे बात करते हैं, जिसका कि नंबर आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। वो पेपर 2 जो है वो आपका सेम इसी पैटर्न पे आधारित होगा कि टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 150 होंगे और उसमें 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें 1 होगा और जो मार्क्स है पर क्वेश्चन आपको 4 दिए जाएंगे। तो सेम पैटर्न आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको जीके होगा, फिर साइंस और मैथ होगा, इसके अलावा रीजनिंग होगा। ये सभी के जो है जैसे यहाँ पे 50 आपका जीके हो गया, 25 साइंस और 25 आपका जो है मैथ। हो सकता है इसमें थोड़ा चेंजेज भी हो, आपका 30 और 25 करके भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका अलग मैटर है, लेकिन आपका इसी रेशियो में ज़्यादातर संभावना होता है आने का। उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन आपके जो है वो आपके रीजनिंग के होंगे। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। लेकिन अब अगर आप बात करोगे सिलेबस की, तो आपका जो मेंस का सिलेबस है और उसे आप अगर प्री के सिलेबस से कंपेरिजन करो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका प्री का सिलेबस है लगभग वही सारा सिलेबस जो है आपको मेंस में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ये आप अभी जो देख रहे हैं ये आपका मेंस का सिलेबस है। ठीक है, तो मेंस के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स में आपको जो टॉपिक यहाँ पे बताया गया है, जैसे वैज्ञानिक प्रगति हो गया, ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारा जो है टॉपिक आपका मेंस के करंट अफेयर्स में है। वहीं अगर आप जीके वाले पोर्शन में देखोगे तो जीके वाले पोर्शन में भी जो है वो ये सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं।
ठीक, आप अगर प्री का सिलेबस देखोगे जो आपको अभी दिखाने वाला है, आप यहाँ पे एक गौर करना, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है। वहीं अगर आप अभी का सिलेबस जो है उसे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे कि करंट में वही सारे टॉपिक आपके बताए गए हैं जो कि आपका मेंस में दिया गया था, ठीक है। जैसे वैज्ञानिक प्रगति, नेशनल इंटरनेशनल प्राइजेज, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो ये वही सारा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। जीके वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही सारे टॉपिक आपको जो है मेंशन है। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपका ऐड कर दिया गया है। बाकी सारा जो सिलेबस है वो आपका सेम है, चाहे वो मैथ हो, जीके हो, साइंस हो, सभी कुछ जो है यहाँ पे सेम बताया गया है। अगर आप रीजनिंग में भी देखोगे तो रीजनिंग के भी सारे टॉपिक जो है वो आपको सेम ही है, ठीक। ये आपका प्री का हो गया, ठीक है। ये प्री का आपका सिलेबस है। आप मेंस में इसे देखो तो मेंस वाले में भी आप देखोगे तो सेम टॉपिक यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। सेम टॉपिक यहाँ पे सारे टॉपिक जो है आपको एक ही है, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हो इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, मेनली उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आप करो ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाए। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट में आपको अगर कितने टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, करंट में आपको यहाँ पे 9 टॉपिक मेंशन है, ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो आप सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो आप इन 9 टॉपिक को दो। ये आपका प्री का भी है और मेंस का भी है, ठीक है। प्री और मेंस दोनों में यही टॉपिक का को जो है पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आप अगर जीके की बात करो तो जीके में जो है आपको टोटल कितने नंबर ऑफ टॉपिक हैं, तो वो आपको 14 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। 14 ऐसे टॉपिक हैं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आप एक टॉपिक को उठाएं और उन टॉपिक को जो है आप सबसे पहले कंप्लीट करो। ऐसे जो है आपको इस चैनल पे उसी तरीके से आपको करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक को यहाँ पे उठा के और उससे रिलेटेड आपको जो है वो तैयारी करवाई जाएगी, ठीक। उसी तरीके से आप मैथ का भी सेक्शन उठाओ और जो जो टॉपिक पहले यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले आप उन सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर ले। उसके बाद ही जो है आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो आप उन सारे टॉपिक को कीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। अब बात है कि आपको जो तैयारी करना है वो प्री के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको जो तैयारी करना है वो मेंस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। मतलब जो जो टॉपिक आपका जो दिया गया है आप उसकी जो है हार्ड क्वेश्चन को अभी से अटेम्प्ट करो, ठीक है। जो आपका टफ लेवल है आप उसे अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि प्री समझ के आप उसे हल्के में लो और इजी वाले क्वेश्चन को ही आप सिर्फ टारगेट करते रहो। आप इजी वाले क्वेश्चन को भी अगर टारगेट कर रहे हो तो उसका जो है फॉर्मेट को आप अलग रूप से करो। जैसे कि अगर आप मान लो कैपिटल एंड करेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी में अगर आप उसका क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसका मैच ऑफ द फॉलोइंग करो कि ABCD करके, और उसमें जो है आपको इस तरीके से मेंस में दिया जा सकता है, ठीक है, मैच करने के लिए दिया जा सकता है। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर करना है ताकि आपका जो दोनों का सिलेबस है आप दोनों को कवर करो और आपका जो तैयारी है वो मेंस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। आप इस चीज़ को आप फोकस करना। अब बात आती है कि हमारे पास कितना टाइम है कि हम जो है प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चल सके, अर्थात एग्ज़ाम आपका कब होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो देखो आपका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो आपका 11 नवंबर तक है, ठीक है। 11 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप का डेट है। तो आपका जो है एग्ज़ाम नवंबर में तो होगा नहीं, दिसंबर में भी इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस कम है क्योंकि आपका जो 12,000 वैकेंसी है, ठीक है, फिलहाल तो 12,200 के आसपास वैकेंसी है। तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो फॉर्म फिलअप का डेट है तो उसे अरेंज करने में, उसके बाद फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने मतलब दिसंबर में तो नहीं होगा, उसके बाद है कि जनवरी और फरवरी, क्योंकि आपका जो इलेक्शन है आपको ये भी मालूम होगा कि 2024 में आपका लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो अगर गवर्नमेंट बहुत तेज़ी करेगी तो आपका एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के पहले होगा, और इलेक्शन के पहले अगर होगा तो ये आपका जो है फरवरी में होने के चांसेस यहाँ पे होंगे, क्योंकि आपका मतलब जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में होने का चांसेस होगा।
या फिर जनवरी लास्ट तक हो सकता है या फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कारण ये है कि जो आपका इलेक्शन होगा वो आपका अप्रैल मई में होगा, ठीक है, अप्रैल मई में आपका इलेक्शन होने के चांसेज है। तो वैसे में जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में होगा, ठीक। अगर ये एग्ज़ाम इस टाइम पे हो जाता है उसके बाद फिर कम से कम जो है इसको 2-3 महीने आराम से लग जाएंगे रिजल्ट देने में। अर्थात अगर हम मान के चले कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो रहा है तो मार्च अप्रैल मई जून तक जो है आपका मतलब या तो मई लास्ट में आपका रिजल्ट आए या फिर जून में आपका रिजल्ट आएगा, और जुलाई या फिर अगस्त तक जो है आपका वापस से मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। ये आपका मेंस का एग्ज़ाम आपका अगस्त तक हो सकता है या फिर थोड़ा और डिले जाएगा तो सितंबर तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद फिर क्या है कि जब आपका सितंबर में एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है तो फिर इसका रिजल्ट आते आते आपका आराम से जो है वो दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक आपका ये आपका एग्ज़ाम हो जाए, मतलब रिजल्ट आने के चांसेस होगा। और अगर ये दिसंबर में आपका आता है तो आपका जो टाइपिंग है वो आपका उसमें टाइम नहीं लेगा। टाइपिंग में मतलब मेंस का रिजल्ट देने के 1 महीने के अंदर आपका टाइपिंग ले लिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि जनवरी फरवरी 2025, ठीक, ये आपका जो है टाइपिंग का डेट हो सकता है। या फिर अगर आपका कितना भी डिले होगा तो ये बात पक्की है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका बिहार का जो विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, आपको मालूम होगा कि बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन है वो आपका 2025 में होना है, ठीक है। तो 2025 में चूंकि आपका जो है इलेक्शन होने वाला है तो उसके पहले आपको जो है यह आपका फाइनल सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। तो इलेक्शन कब होगा बिहार में, तो ये आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास ये आपका इलेक्शन होता है बिहार में विधानसभा का। तो उसके पहले कम से कम 1 महीना पहले आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अर्थात ज्वाइनिंग आप कर लोगे। तो 1 महीना पहले अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो उसके कम से कम 2 महीने पहले तक आपका जो है वो रिजल्ट वगैरह मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए। मतलब ये आपका जो है जून जुलाई तक आपका ये फाइनल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जुलाई अगस्त तक का जो है आपका फाइनल प्रोसेस हो जाएगा और आप इलेक्शन के पहले आपका ज्वाइनिंग आ जाने की चांसेस होगा। तो उस अनुसार आप अगर देखो तो वही डेट आपका निकल के आता है कि मार्च अप्रैल में भी मैक्सिमम आपका टाइपिंग हो जाए। मार्च अप्रैल तक में जो है आपका टाइपिंग जो है होने की संभावना यहाँ पे होगी। तो इस अनुसार जो है आप अपनी रणनीति को जो है आप लेके चल सकते हो कि कैसे जो है आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करो और ताकि आप फाइनल सिलेक्शन में जाओ। अब बात करते हैं टाइपिंग पे। तो देखो टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो ये आपका एक नोटिफिकेशन है बिहार एसएससी का ही है और उसके द्वारा निकाला गया था। प्रथम जो आपका हुआ था इंटर स्तरीय एग्जाम उसी का ये आपका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के जो है वहाँ पे आपको बताया गया कि आपका टाइपिंग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपका कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना जो है हिंदी का होना चाहिए और कितना इंग्लिश का होना चाहिए। तो देखो आप अगर हिंदी की बात करोगे तो हिंदी का टाइपिंग आपका जो है वो मंगल फॉन्ट पे होता है और जो रेमिंगटन गेल है उस कीबोर्ड लेआउट पे ये लिया जाता है। तो आप अगर हिंदी टाइपिंग आप अप्लाई कर रहे हो, हिंदी टाइपिंग अगर आपकी है तो आप इसी अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी कीजिएगा, टाइपिंग स्पीड की तैयारी कीजिएगा। और वहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड मांगा जाता है आपका हिंदी में वो आपका 30 मांगा गया था पिछली बार और चांसेज है कि इस बार भी आपका 30 ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपनी स्पीड को जो है वो 40 के अकॉर्डिंग आप करो तो आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। हिंदी की टाइपिंग मतलब मांगा जा रहा है आपका 30, लेकिन आप हो सकता है एंड टाइम में वो बढ़ा के आपका 35 भी कर दे, लेकिन आपको जो प्रिपेयर होना है वो 40 के अकॉर्डिंग होना है क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका जो स्पीड है वो -5 हो जाता है, पल्स तो नहीं लेकिन हाँ जितना अभी आपका घर में आ रहा है उसमें आप मान के चलो कि 5 तो कम हो ही जाता है टाइपिंग स्पीड में। तो आप अपने टाइपिंग स्पीड को थोड़ा बढ़ा के ही रखो। तो हिंदी में आपको जो है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है ये लोग टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे लेते हैं और जो नॉर्मल आपका कीबोर्ड होता है क्वार्टी कीबोर्ड उस वो लेआउट में ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड मांगा जाता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड जो है वो आपका 35 मांगा जाता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो टाइपिंग स्पीड है वो 40
जो है वो आप करके रखिए, ठीक है। 45 जो है वो आप अपना स्पीड को बनाए रखिए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें शॉर्ट हैंड की, तो शॉर्ट हैंड ये लोग जो है 80 शब्द प्रति मिनट मांगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने शॉर्ट हैंड को जो है वो आप तैयार करके रखें। तो ये सारी चीज़ें जो आपका टाइपिंग से रिलेटेड है। अब बात आता है कि उन लोगों का क्या जिनका जो है अभी टाइपिंग नहीं है या फिर अभी वो टाइपिंग नहीं जानते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपको अभी टाइपिंग नहीं भी आता है, फिर भी जो है आपको अप्लाई करना चाहिए टाइपिंग वाले पोस्ट पे। कम से कम इंग्लिश टाइपिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश टाइपिंग आप ज़रूर कर ले, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट जो है आपका इंग्लिश टाइपिंग का है। और अगर आप में क्षमता है कि आप दोनों टाइपिंग कर लोगे, तभी आप जो है दोनों टाइपिंग अप्लाई कीजिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप रेगुलर करते हैं तो रेगुलर करने पे आराम से आपका हिंदी टाइपिंग भी जो है 6 से 8 महीने में आप आराम से अपना टाइपिंग ला सकते हैं, हिंदी भी। और इंग्लिश से तो और से भी और जल्दी आपका 4 से 5 महीने में आएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हाँ मेरा मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम जो है टाइपिंग करेंगे, तो वो फिर आप गलत सोच रहे हैं। आपको अभी से ही टाइपिंग करना चाहिए। अगर आप अभी बिल्कुल टाइपिंग नहीं भी जान रहे हैं, फिर भी आप जो है टाइपिंग पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अभी से आप जो है मिनिमम 10 मिनट भी अपना निकालें तो आप आराम से कर सकते हैं। अब उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना टाइपिंग जो है वो कैसे अभी आप रखें। देखो, पहली बात तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्हें टाइपिंग नहीं आता, जिन्हें टाइपिंग बिल्कुल नहीं आता, वो क्या करें, थोड़ा बहुत अगर आप चाहे तो क्लासेस ले सकते हैं, या अगर आप नहीं भी चाहे तो नॉर्मल आप कीबोर्ड ज़रूर ले लें, और कीबोर्ड लेके जो है आप घर में ही वो ट्राई करें, ठीक है। घर में ही आप ट्राई करें, आपका आराम से जो है वो कीबोर्ड पे जो अल्फ़ाबेट है A to Z आप उस पर अपना कमांड करें। और उसके बाद बहुत सारा आपको ऑनलाइन साइट मिल जाएगा, आप उस साइट पे जाइए, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट पे जाइए और ट्राई कीजिए डेली जो है कम से कम एक टाइपिंग टेस्ट देने का। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको जो है थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम है तो 1 मिनट का दीजिए, 2 मिनट का दीजिए, लेकिन आप जो है उस तरीके से आप टाइपिंग दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो बना हुआ रहेगा, और आप जो है फाइनल सिलेक्शन के दौर में बने हुए रहिएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी मतलब आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे फ्री टाइपिंग टेस्ट करो तो आपको आ जाएगा, आप वहाँ पे आराम से दे सकते हो। तो अगर ये चीज़ आप अभी से कंटिन्यू रखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पे बतानी थी। तो आपको उम्मीद है कि इन सारी बातों के ऊपर आप गौर कीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। जहाँ तक हो सकेगा आपको स्टडी सेंटर जो है आपकी पूरी हेल्प करेगा। पूरी तैयारी के दौरान जो है, पूरे एग्ज़ाम के दौरान आपका स्टडी सेंटर हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर ले। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।